आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, आदरणीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, एवं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पीड़ित और लुटे हुए हमारे लाखों निवेशक भाई और बहन, मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, आपसे आदर्श क्रेडिट के फर्जीवाड़े को लेकर के मैंने कुछ रिसर्च की है, इसी बारे में आपसे और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और सभी केंद्रीय मंत्रियों से और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से कुछ शेयर करना चाहता हूं। और वो ये, अभी मैंने एक वीडियो सुना जो आप ही में से एक निवेशक ने अपलोड किया और उनका नाम है एससी मित्तल साहब। एससी मित्तल साहब ने यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड करके ये जानकारी दी कि आदर्श के किसी पीड़ित निवेशक द्वारा pmindia.gov.in में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए पीएम इंटरैक्ट ऑप्शन के माध्यम से भारत सरकार से सहायता की मांग की, जिसके जवाब में पीएम कार्यालय द्वारा विस्तृत उत्तर देते हुए उसका जिस्ट ये है। उत्तर मुझे बताया गया उस वीडियो में कि 14-15 पेज का है। मैंने मित्तल साहब से रिक्वेस्ट की है कि मुझे उस उत्तर की कॉपी उपलब्ध करा दें, लेकिन जो जिस्ट उन्होंने बताया उसका मतलब ये है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड एनी गारंटी in making repayment of the deposits to the members, as there is no remedy available in MSCS Act 2002 and rules thereof. Advised that the members shall take decision on merit while depositing their funds in society based on its proper functioning and viability. उपरोक्त पीएम ऑफिस के कम्युनिकेशन का जो आशय मैं समझ पाया हूं वो यही है कि भारत सरकार न तो अपनी कोई जिम्मेदारी मानती है, ना कोई जवाबदेही मानती है और ना ही पैसा दिलाने में अपनी कोई रुचि रखती है। पीड़ित निवेशकों को उनके लुटे हुए जाने पर कोई भी हमदर्दी नहीं रखती है और बर्बाद होने के लिए उनके बुरे हाल पर छोड़ देना चाहती है। अब भाइयों और बहनों, देश के संविधान, देश के कानून, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, जिनकी व्याख्या के आधार पर, जिनके अध्ययन के आधार पर मेरा स्पष्ट मत है कि आदर्श की 150 से अधिक फर्जी कंपनियां और इसके फर्जी चेयरमैन मुकेश मोदी और उनका लड़का राहुल मोदी और अनेक फर्जी निदेशकों द्वारा 20 लाख निवेशकों को लूटकर, जिनसे 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 25,000 करोड़ रुपए लूटा गया, इसके लिए संवैधानिक रूप से, विधिक रूप से और नैतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, खासकर राजस्थान के मुख्यमंत्री और संबंधित आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और देश की संस्थाएं, ईडी, एसएफआईओ, सीबीआई पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और जवाबदेह हैं। अगर ये रुपया महापापी मुकेश मोदी और उसके गैंग से वसूल नहीं होता तो पूरा रुपया मैं ब्याज की देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की होगी। और अगर सभी सम्मानित निवेशकों ने मेरा साथ दिया तो मैं सर्वोच्च न्यायालय याचिका दायर करके, पूरी बहस करके केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मजबूर कर दूंगा कि वे सारा रुपया दिलवाएं या दें। इससे वे ना तो बच सकते हैं, ना वापस हो सकते हैं, ना टाल सकते हैं। और मेरा जो कथन है, जो मैं बोल रहा हूं, उसके आधार इस प्रकार हैं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले कंपनी अधिनियम की धारा 447 और 448, जो कि आदर्श
कि कंपनियों पर एवं सरकार पर पूरी तरह लागू है। उसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन किया है, वो इस प्रकार है। 447 कहती है, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी ऋण के प्रतिसंदाय सहित किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए बिना किसी व्यक्ति को कपट का दोषी पाया जाता है तो वो ऐसी अवधि के कारावास जो 6 माह से अन्यून का अवधि हो सकेगा, किंतु जो 10 वर्ष का हो सकेगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो कपट में अंतर्वलित रकम से कम नहीं होगा और कपट में अंतर्वलित रकम के 3 गुने तक होगा और दंडनीय होगा। परंतु जहां प्रश्नगत कपट में लोकहित आंदोलित अंतर्वलित है वहां कारावास की अवधि कम से कम 3 वर्ष होगी। इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी, किसी निगमित निकाय के संबंध में कपट के अंतर्गत कपट करने वाले किसी व्यक्ति अथवा स्थिति का दुरुपयोग या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी किसी भी रीति से सहमति से धोखा देने, असमय लाभ अभिप्राय प्राप्त करने या कंपनी और उसके शेयरधारकों या लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वो सदोष लाभ या सदोष हानि से हो, नहीं किया गया हो या नहीं किया गया हो, कृत्य है। दोषपूर्ण अभिलाष से संपत्ति का अवैधपूर्ण साधनों द्वारा अभिलाभ प्रेरित है, जिसके लिए वो व्यक्ति विधिक रूप से हकदार नहीं है। दोषपूर्ण हानि से संपत्ति की अवैधपूर्ण साधनों द्वारा हानि अभिप्रेत है, इसके लिए उसे हानि उठानी पड़ रही है। भाई और मैं वैसे अंग्रेजी में बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, लेकिन मेरे पास तमाम रिक्वेस्ट आते हैं कि आप हिंदी में बोलिए, तो चलिए हिंदी में बोल रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है। इस 447 का सीधा सा मतलब है कि अगर किसी कंपनी ने कपटपूर्ण तरीके से कोई पैसा प्राप्त किया है तो जिससे प्राप्त किया है उसको दोषपूर्ण हानि माना जाएगा और कंपनी का दोषपूर्ण लाभ माना जाएगा। और ये कपट कंपनीज एक्ट में भी डिफाइंड है और इंडियन पैनल कोड की धारा 420, 467, 468, 471, 120B और 34 में भी प्रॉपरली डिफाइंड है। अब आइए 448 इसी कंपनी एक्ट का। इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवा यदि कोई व्यक्ति ऐसी विवरणी, रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, वित्तीय विवरण, तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट, प्रॉस्पेक्टस या विवरण या अन्य दस्तावेज जो इस अधिनियम में तत्धीन बनाए गए नियमों के किसी उत्पन्न के प्रयोजनों या उसके लिए अपेक्षित है, ऐसा कोई कथन जो किसी तात्विक विशिष्ट में मिथ्या है, ये जानते हुए करता है कि वो मिथ्या है, अथवा उसने किसी तात्विक तथ्य का लोप किया है जानते हुए करता है कि ये तात्विक है, तो वो धारा 447 के अधीन दंडनीय होगा। उपरोक्त कानून के संबंध में मुझे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी से और उनकी सरकार के अधीन कार्य कर रहे संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मेंबर एनसीएलटी, सैकड़ों की संख्या में उनके अधिकारी जो लाखों का वेतन जनता के पैसे से पा रहे हैं, पूछना चाहता हूं कि आदर्श द्वारा 150 से अधिक फर्जी कंपनियों का उसके पहले वर्ष से, ये शायद 2008-9 में शुरू हुई है लेकिन तेजी पकड़ी है 2012-13 में, तक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दाखिल किए गए जो एमसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध थे और हैं, और उन स्टेटमेंट के आधार पर पूरा फर्जीवाड़ा स्पष्ट है। और प्रथम वर्ष में ही या कम से कम 2014 में जब मोदी सरकार ने शपथ ली, पूरा फर्जीवाड़ा पब्लिक डोमेन में आ चुका था। हम खाली मोदी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछली केंद्र सरकार की भी बात कर रहे हैं कि अगर उसमें भी पहले साल में ही ये पूरा पब्लिक डोमेन में आ चुका था, तथा मोदी सरकार और उसके मंत्री और अधिकारियों को संज्ञान क्या नहीं लेना चाहिए था? क्या इनके द्वारा मुकेश मोदी और उसकी आदर्श ग्रुप के चेयरमैन और उसके प्रमुख सरगना मुकेश मोदी और उनकी 150 कंपनी के विरुद्ध, सभी निदेशकों के विरुद्ध पूरी तरह से साबित हो चुके फर्जीवाड़ा के विरुद्ध कंपनी अधिनियम की धारा 447 के अधीन 3 गुना यानी 75,000 करोड़ का जुर्माना और 10 साल का कारावास, ये सारे डायरेक्टर, ये कम से कम 25 लोग हैं, नहीं करवाना चाहिए था।
मैं यहां बता दूं कि मुकेश मोदी और उनके पूरे खानदान को जेल भेजने का नाटक बहुत बाद में किया गया, जब तक सारी लूट की रकम अपराधी लोग गायब कर चुके थे और 25 लाख निवेशक पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। केंद्र सरकार द्वारा सारी कार्रवाई सभी फर्जी कंपनी द्वारा दाखिल की गई बैलेंस शीट के समय, पहली बैलेंस शीट के समय ही की जा सकती थी, जो 2014 या उससे पहले ही दाखिल हो चुकी थी और इनकी जानकारी में सब कुछ आ चुका था। लेकिन ऐसा न करके केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों की पूरी अनदेखी की, और अगर ये ऐसा कर देते तो 25,000 करोड़ की रकम डूबने से बचाई जा सकती थी और 25 लाख निवेशक यानी 1 करोड़ लोगों का जीवन बर्बाद होने से बचाया जा सकता था। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि कंपनी अधिनियम की धारा 447 धोखाधड़ी के आरोप पर केंद्रित है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120B और 34 पूरी तरह से मुकेश मोदी और उसके गैंग पर अपराध के पहले दिन से लागू है। इन धाराओं का इस्तेमाल पूरी तरह से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, और वो भी इस महाघोटाले की कहानी शुरू होते ही। लेकिन केंद्र सरकार और पहले की सरकारें मिलकर 10 साल तक न्याय की हत्या देखती रही, लूट होते हुए देखती रही, डकैतियां होते हुए देखती रही और अपराधियों को बड़ा अपराध करने का मौका देती रही और देखती रही, जिसके लिए एमसीए की वेबसाइट पहले दिन से चीख चीख कर बयान कर रही थी। लेकिन वर्तमान और पूर्व की केंद्र सरकारों ने लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा के प्रति अपनी किसी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और उसको धज्जियां उड़ते हुए देखते रहे। शपथ सारी लेते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री बनते समय कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, संवैधानिक दायित्वों की रक्षा करेंगे, संविधान के अंतर्गत बने कानूनों की रक्षा करेंगे। उसमें से एक शब्द का इस्तेमाल, एक शब्द का पालन इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने, इनके प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, कृषि मंत्री ने, गृह मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने कतई नहीं किया और इस समय बकवास कर रहे हैं। उनकी गैंग को पूरा मौका दिया तो देश भर के लाखों निवेशक जो सरकारों पर पूरा भरोसा करते हैं, उनको लूट कर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसलिए मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि आदर्श की सारी लूट में वर्तमान और पूर्व केंद्र सरकार की पूरी तरह जिम्मेदारी है और ये उसके पार्टनर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए हो सकता है इन लोगों ने भी रिश्वत खाई हो, जितने मंत्री हैं। मोदी जी अपने आप को ईमानदार कहना छोड़ दे और लूट का एक एक पैसा मैं ब्याज के निवेशकों को भुगतान करने के लिए ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरी तरह जिम्मेदार है। अब मैं आता हूं ऐसे मामलों की व्याख्या जो दूसरे पक्ष पर है। वो ये कि विजय माल्या ने पब्लिक मनी की लूट की और केंद्र सरकार ने उसके विरुद्ध भरपूर कार्रवाई की और कर रही है और लूट की रकम की रिकवरी भी कर रही है। नीरव मोदी ने पब्लिक मनी की लूट की, केंद्र सरकार उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है और लूटे धन की रिकवरी भी कर रही है। इसी तरह पूर्व की सरकारों ने सत्यम, हर्षद मेहता, बोफोर्स, कोयला, 2G, स्पेक्ट्रम जैसे अनेक घोटालों हुए और जनता का लूटा पैसा लूटा गया और सरकारों द्वारा कार्रवाइयां हुई और रिकवरी भी हुई। तब किसी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि काफी हद तक लूट की रकम को वसूल भी किया गया। अब यहां पर जो 25,000 करोड़ की लूट हुई है भाइयों और बहनों, वो भी पब्लिक मनी है, बल्कि ये डायरेक्ट पब्लिक मनी है और ऊपर जो मैंने बताया वो इनडायरेक्ट पब्लिक मनी है। इसलिए डायरेक्ट पब्लिक मनी की वसूली केंद्र सरकार की कहीं ज्यादा जिम्मेदारी बनती है और ऐसी पब्लिक मनी में हुई लूट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। अब कुछ और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी रेल दुर्घटना के दुर्भाग्यवश 100 रेल यात्री मर जाते हैं और ऐसा अनेक बार हुआ भी है। ऐसे में प्रत्येक मृतक रेल यात्री के परिवारों को केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें करोड़ों रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाती है। तब ये नहीं कहा जाता कि मृतकों को, उनके आश्रितों को अपना बीमा करा के रखना चाहिए और बीमा से क्षतिपूर्ति लेना चाहिए। इसी तरह एक व्यक्ति अपने साथ 1 करोड़ रुपए लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, रास्ते में डकैती हो जाती है तो संबंधित पुलिस तत्काल अपराध होते हुए ही सक्रिय हो जाती है, अपराधियों को पकड़ती है, रकम को जब्त करके उसके मालिक को सुपुर्द करती है और अपराधियों को जेल भेजती है। अब ऐसी ही कार्रवाई हत्याकांड या बलात्कार के मामले में होती है, क्योंकि प्रत्येक संज्ञेय अपराध राज्य के विरुद्ध अपराध होता है भाइयों और बहनों। पहला राज्य के विरुद्ध होता है, फिर व्यक्ति के विरुद्ध होता है और अपराध होते ही पहले दिन से सभी संबंधित कानून के अंतर्गत तेज कार्रवाई करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की होती है। इसके अधीन काम कर रहे IAS, IPS, IRS की होती है।
ऐसे किसी भी अपराध में यदि जनता को कोई क्षति होती है और सरकार विफल रहती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की होती है। इसलिए यह भी एक तरीके की डकैती हुई है जो मुकेश मोदी, राहुल मोदी और पूरे मोदी खानदान ने किया है। कंपनी अधिनियम के अलावा दो धाराओं का मैंने कंपनी अधिनियम में जो दो धाराओं का मैंने जिक्र किया है, उसके अलावा भी कंपनी अधिनियम में भाइयों और बहनों अनेक धाराएं हैं जो कि ये आदेश देती हैं कि किसी भी डाउट के मामले में, संदेह के मामले में, फ्रॉड के मामले में केंद्र सरकार उन कंपनी को इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसकी जांच करेगी, फॉरेंसिक ऑडिट कराएगी और तत्काल उसकी कार्रवाई रोक देगी। ऐसा एक भी काम केंद्र सरकार ने नहीं किया, इसलिए ये पूरी तरह से जिम्मेदार है। और इस धाराओं का जिक्र मैं अपने आने वाले वीडियो में करूंगा। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदर्श जैसे फर्जीवाड़े के मामले में पूरी तरह जिम्मेदार बनाती है। जैसे MSCS एक्ट की धारा 64, सेबी एक्ट सेक्शन 11A, ये अन्य लॉ हैं, खासकर MSCS तो इसी पे संबंधित है। धारा 64 स्पष्ट कहता है कि कोई भी सोसाइटी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड है वो अपना निवेश सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक में करेगी, कोऑपरेटिव बैंक के शेयर में करेगी। कहीं पर यह नहीं लिखा है कि वो अपनी फर्जी कंपनियां बना के 125, 150 और उनको लोन दे देगी। कहीं पर नहीं लिखा है कि वो सोना चांदी खरीद लेगी। कहीं पर नहीं लिखा है कि इनके डायरेक्टर अपने निजी इस्तेमाल में उस रकम को ले आएंगे। और ये सारे कुछ खुलासा आज नहीं, आज से 10 साल पहले हो चुका था। इसी तरह सेबी एक्ट का 11A, 12B, 15A1H ये क्लियर कहता है कि जो भी इस तरीके की कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाते हैं कंपनी, इनका रजिस्ट्रेशन 12B में सेबी में होना चाहिए और सेबी को इन्वेस्टिगेट करने की पूरी जिम्मेदारी है। कोई काम नहीं किया। भारतीय दंड संहिता 420, 467, 468, 171 और 120B और विद सेक्शन 34 गैंगस्टर एक्ट, इसके अलावा 3 और 14 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 3, 4, 5, 19, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट सेक्शन 3, 5, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 18, 19, 61, 69, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 7A, इनकम टैक्स एक्ट 67, 276, 271, 271D, 271E, स्टेट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट। भाइयों और बहनों, 1 दर्जन कानून बना दिए गए हैं। वो खाली इन मंत्रियों के, IAS, IPS के अलमारी में सजाने के लिए शायद इस्तेमाल होते हैं, या कभी इनका अगर कोई सगा संबंधी फंस जाए तो सारे कानून यूज कर देंगे। हिंदुस्तान के गरीबों के लिए एक कानून इस्तेमाल करने की इनकी जिम्मेदारी नहीं है, और अगर कहा जाए तो 2 टके का जवाब दे देंगे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी नहीं है तो इस्तीफा दो, काय के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बन के बैठे हो। सेंट्रल रजिस्ट्रार MSME एक्ट 6/12/18 को एक विस्तृत आदेश पारित करते हुए निम्न व्यवस्था एवं निर्णय दिया। सेंट्रल रजिस्ट्रार मिस्टर विवेक अग्रवाल और अभिलाष लिखी ने इसी अपने आदर्श के मामले में, आदर्श कोऑपरेटिव मामले में जो दिया उसका मैं एक रेलिवेंट पोर्शन पढ़ता हूं। Findings of on-site verification of shell companies and its directors, including dummy directors, reveals that these companies are shell companies and they are thinly capitalized and have a small share capital, and further they are not found to have any business activity at their given address. भाइयों और बहनों, यही फाइंडिंग आदर्श के शुरुआती साल में भी आ सकती थी, तब भी यही ऑन-साइट वेरिफिकेशन हो सकता था। क्यों नहीं हुआ? आज 10 साल के बाद क्यों इस तरीके का नाटक ये केंद्र सरकार कर रही है? दूसरा, सम कंपनीज हैव अवेल्ड लोन्स ऑन एग्जामिनेशन ऑफ ओपन चार्जेस against 120 companies, reveal that 43 companies have an exposure of 2033 crore rupees from society which is founded by Mr. Mukesh Modi. The maximum loan of 490 crore was availed by Adarsh Build State Limited. ये सारी फंडिंग पहले ही स्पष्ट थी। Mukesh Modi, founder of the society, and his relatives have registered more than 125 private limited companies
with their registered addresses at different locations. On investigation, it revealed that most of these companies have no business activity at their given address, and the Modi Group failed to produce their books of accounts during the course of such. An amount of 9,238 crores is given as loan to these group companies and associate concerned without adequate securities. Neither the principal amount nor the interest has been received back from most of these companies the last several years, nor any action has been initiated by the society. It is therefore prima facie seen that Shri Modi and his family members have flouted all these shell companies to siphon off the funds of credit society running into several thousand crores. ये बात आप 2014 में भी कर सकते थे श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय, तब सो रहे थे क्या? The society is not functioning in accordance with the cooperative principles and also found to be violative of the objective of the society. All directors of board, including chairman, vice chairman of the society are dummy. कह रहे सारे डमी हैं, सिर्फ मुकेश मोदी और राहुल मोदी हैं जो कुछ हैं. तो ये बात अब आपको समझ में आई है 10 साल के बाद. Are controlling the entire society and are run as a family concern. The society is paying commission of crores of rupees to Mahavir Consultancy without any work. The commission paid for the last 3 years, that is 15-16 से 17-18, is to tune of 660 करोड़. बताइए, एक कंपनी को ही अकेला 660 करोड़ रुपए दिया गया. इसमें मेरे कितने निवेशक भाई बहनों का पैसा मिल जाता. The deposit collected from the members have been used for the benefit of few members who belong to one family. This amount of to the violation of cooperative principles. ये प्रिंसिपल्स इनको अब समझ में आए. ये प्रिंसिपल 10 साल पहले नहीं समझ में आ सकते थे. आईएएस बने घूमते हैं, लाखों करोड़ों का सैलरी लेते हैं. Whereas the society has been given reasonable opportunity of hearing. However, the society has failed to provide any satisfactory explanation, justification. The society has been found to indulge in misusing the funds of the members of the personal gains and violated cooperative principles and provisions of MSCS Act. अब भाइयों और बहनों, इसके बाद इन्होंने इसी ऑर्डर से इस सोसाइटी को लिक्विडेट कर दिया और एक लिक्विडेटर मिस्टर पटेल को अपॉइंट कर दिया. मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूं, ये लिक्विडेशन का धंधा जब से ये फर्जीवाड़ी कंपनियां पिछले 25-30-40 साल से चल रही हैं, खूब नंबर 2 वाले लोगों के लिए, फ्रॉड लोगों के लिए, चोर लोगों के लिए चोर दरवाजे से निकलने का एक माध्यम मात्र है. कुछ नहीं है लिक्विडेशन में, कुछ नहीं है लिक्विडेटर के पास. कुछ लिक्विडेटर तो करोड़ों करोड़ों की रिश्वत कमा के बैठ जाते हैं, लेकिन भुक्तभोगी गरीब लोगों को, निवेशकों को एक पैसा नहीं मिलता है. आज तक ये केंद्र सरकार, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये बताते हमें कि एक बड़े लिक्विडेशन में किसी इन्वेस्टर को पैसा मिला हो. किसी को नहीं मिलेगा, इसमें भी किसी को नहीं मिलेगा. ये सिर्फ ड्रामा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है. तमाशा बना दिया इन लोगों ने देश के कानून और व्यवस्था का. इस पर मैं एक और जिक्र करना चाहता हूं. एक पी चिदम्बरम साहब अरेस्ट हुए, उनका सिर्फ और उनके लड़के का 3 करोड़ का फर्जीवाड़ा था. 3 करोड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइंडिंग दी कि देखिए, जो फाइनेंशियल ऑफेंस होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं, वो कभी कभी किसी मर्डर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं. क्योंकि मर्डर में एक व्यक्ति की हत्या होती है और इसमें लाखों करोड़ों की हत्याएं होती हैं. और मर्डर एक हीट ऑफ द मोमेंट पे होता है, लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस वेल प्लान्ड होता है, वेल थॉट ऑफ होता है और पूरे कूल माइंडेड होता है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देता है. यह सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग है पी चिदम्बरम साहब के निर्णय में. यह बात केंद्र सरकार को अच्छी तरह से समझनी चाहिए. लेकिन वहां चूंकि कांग्रेस के चीफ चिदम्बरम थे, तो पूरी की पूरी सरकार पीछे लग गई. यहां पर हमारे गरीब निवेशक हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है. अब मैं सवाल पूछता हूं 4 इन मंत्रियों से. पहला कि वाई रजिस्ट्रेशन अंडर MSCS एक्ट वाज गिवन. इस सोसाइटी की और इस मुकेश मोदी की पहले दिन से मंशा चोरी और डकैती की थी. इसको रजिस्ट्रेशन क्यों दिया गया, उस समय जांच क्यों नहीं की गई? नंबर 1, वाई मुकेश मोदी वाज अलाउड टू कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन एंड लूटिंग द पब्लिक.
whereas their first balance sheet revealed all the fraud. Number 2. Number 3. Why matter of Adarsh was not referred to CBI or ED or SFIO at the very first year, and पुलिस FIR लिखा देते, पहले उसी समय लिखा देते, ये तो ना लूटते in the first year. Why डकैत मुकेश मोदी and Rahul Modi were allowed to continue looting activities despite of knowing their looting activity in the very first year? मैंने आदर्श के मामले में भाई और बहनों गहन अध्ययन किया है, जिसकी एक झलक मैं अपने वीडियो में दी है। आप लोगों को वचन देता हूं कि आप लोगों ने ऐसा चाहा और मेरा साथ दिया तो मैं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान को पक्षकार बनाते हुए मुकेश मोदी, राहुल मोदी और उसके पूरे मोदी गैंग के पूरे 150 कंपनी और उनके निदेशक कर्मचारियों के खिलाफ सभी थानों में आपराधिक मुकदमा लिखवाऊंगा। पहला तो ये, और वो इसलिए बहनों भाइयों कि लूट जिस निवेशक से हुई है वो निवेशक के संबंधित थाने में मुकदमा होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे हों, 100, 150, 200 मुकदमे हों तो उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। इसलिए पहला मेरा टारगेट ये है कि राजस्थान के सभी थानों में, इसके अलावा देश के और हिस्सों में जो लूट हुई है उसके थानों में ये एक डिटेल मुकदमा मैंने करीब 40-50 पेज का FIR तैयार किया है, वो मुझे लिखवाना है। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करूंगा, विस्तार से बहस करके आदेश प्राप्त करने का प्रयास करूंगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आवश्यक कार्रवाई करके आदर्श सोसाइटी से प्रत्येक निवेशक को ब्याज सहित पैसा दिलवाएं या स्वयं दें, क्योंकि मैं पूरे मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को पूरी तरह जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि मुकेश मोदी और उसके गैंग जैसे अपराधियों को अपराध से पहले दिन से पकड़ा जा सकता था और जेल भेजकर अपराध रोका जा सकता था, क्योंकि मुकेश मोदी केंद्र सरकार के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन सरकारों ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखी, इसलिए इनको इस बात का दंड मिलना चाहिए। परम आदरणीय मोदी जी, आपसे पुनः निवेदन है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल ठोस कार्रवाई करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय आपने संविधान और सभी संवैधानिक कानूनों की रक्षा की शपथ ली थी। इसलिए आप अपनी शपथ को पूरा कीजिए और पूरे देश के फर्जीवाड़े के बड़े अधिकारी, बड़े अपराधियों को, जैसे कि सहारा, एल्केमिस्ट, KD सिंह, प्रिज्म, आनंद निधि, PACL, शारदा, रोज वैली। अब मैं भाइयों और बहनों कहना चाहता हूं कि शारदा और रोज वैली में भी आप ही लोग जैसा फर्जीवाड़ा हुआ था, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी थे जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में जाकर और ममता बनर्जी की इसी मामले को लेके खूब ऐसी तैसी करी। उसके पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट करने तक की बात आई और शायद अरेस्ट भी किया। वहां तो कोई मामला नहीं था, वो भी यही पब्लिक लूटिंग थी, लेकिन चूंकि राजनीतिक उसका एंगल था इसलिए इनको बहुत चिंता हो गई थी जनता की। अब राजस्थान में चूंकि चुनाव नहीं है, कोई राजनीतिक एंगल नहीं है, तो इनको कोई चिंता नहीं है। हजारों फर्जी कंपनियों और उनके निवेशकों को एक संदेश जाए मोदी जी कि आपकी सरकार सभी प्रकार की पब्लिक मनी की रक्षा के लिए कृत संकल्प है और किसी भी लुटेरों को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति ने जो शपथ ली है कि मैं देश के सभी निवेशकों का, सभी कंपनियों के एक एक पैसा मैं ब्याज के दिलवाऊंगा, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को आप जैसा असाधारण प्रधानमंत्री अवश्य आशीर्वाद देगा। और मैं एक बार फिर भाइयों और बहनों, आदर्श के पीड़ित निवेशकों से कहना चाहता हूं कि भाइयों, हाथ जोड़ने से नहीं, दुश्मन का हाथ तोड़ने में विश्वास रखिए, और मैं रखता हूं। अपने हक की भीख मत मांगिए, अपने हक को छीनने की ताकत रखिए, उस ताकत को पैदा करिए और घुटने फैला दीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को और इस मुकेश मोदी जैसे महापापी डकैत को। आप अपना रुपया सबको गला दबा करके और जीभ निकाल करके वसूल करिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।